नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में G20 चल रहा है। बहुत सारी मीटिंग जो है हमारे देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में हो रही हैं। बहुत सारे शहरों में इसकी मीटिंग्स को होस्ट किया गया। हमने हाल ही में देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे भी इन मीटिंग्स को होस्ट किया गया और हमने बहुत सारे G20 डेलीगेशन जितने भी दुनिया भर से आए थे उनको होस्ट किया। अब इन्हीं के जब यहाँ पे मीटिंग होती है तो यहाँ पे एक बहुत सारे डिस्कशन होती है। उसके बाद जो है एक डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन किया जाता है, उसको फ्रेम किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि उस मीटिंग का पूरा एकदम संकलन क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या निकला है। उसी कंक्लूजन में जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है बनाए जाते हैं। मतलब G20 की जो थीम है, G20 में जो डिस्कशन होती है, जो मीटिंग होती है, उसके हिसाब से उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। अब उसी डॉक्यूमेंट में जो है सबसे ऊपर जो है G20 के डॉक्यूमेंट में वसुधैव कुटुंबकम नाम का एक स्लोगन लिखा हुआ है, जिसे संस्कृत के श्लोक कह सकते हैं। अब उसी को देखते हुए चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, ये चाइना बोल सकते हैं एज ए कंट्री, उसने इसको ऑब्जेक्ट किया है। उसने कहा है कि UN में जो है लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। उन ऑफिशियल लैंग्वेज से हट करके हम संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक नहीं है। वैसे बहुत सारी G20 में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, मगर चाइना ने ही ऑब्जेक्ट किया। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ से लिया गया, और संस्कृत श्लोक है तो क्या मतलब है इसका, इसकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। कई बार जो एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि वसुधैव का मतलब क्या है, कुटुंबकम का मतलब क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। फिर उसका मीनिंग के बाद जो है हम चाइना के एंग्री होने की वजह समझने की कोशिश करेंगे। चाइना जो है इसको कैसे अपने पास से लिंक करता है, क्योंकि चाइना की जो चाइनीज लैंग्वेज है उसमें भी कहा जाता है कि संस्कृत का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। फिर हम बात करेंगे दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स के बारे में। एक स्कॉलर हैं जो साइनोलॉजिस्ट हैं, जो बहुत सारी वर्ल्ड की बहुत सारी लैंग्वेज में बहुत महारत हासिल कर रखी है और उनकी एक्सपर्टीज है, स्पेशली चाइनीज ट्रेडिशन और संस्कृत लैंग्वेज में और चाइनीज लैंग्वेज में। तो उनका क्या मानना है, उनके बारे में भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर संस्कृत को क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर की लैंग्वेज को, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जो है आधी अधूरी नॉलेज ले लेंगे तो आप, मुझे लगता है, सबसे बड़ी एक तरह से नॉलेज से एक तरह से वो कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें नासा की बात करें तो नासा ने भी संस्कृत लैंग्वेज को 1985 से रिसर्च करना शुरू किया था। उसने बताया था कि कैसे संस्कृत जो है बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है। और बहुत सारे UK के स्कूल में आज देखा जा रहा है कि संस्कृत लैंग्वेज का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और साथ साथ जो है उसको स्टडीज़ में भी अडॉप्ट किया जा रहा है। अब शुरुआत करते हैं कि देश में बहुत सारे आर्टिकल छपे, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल छपे, बताया गया कि चाइना जो है वसुधैव कुटुंबकम नाम के जो है स्लोगन से जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मिफ्ड है या एंगर है, उसने एंगर शो किया है G20 के पेपर में, क्यों उसे इंक्लूड किया गया। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ पे चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश और अरबिक लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हमारी अपनी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें वो अभी वहाँ पे नहीं है। मतलब कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी पेपर्स प्रिपेयर होते हैं, जितने भी जो बाद में कंक्लूजन निकल के आते हैं, डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं, वो ज़्यादातर इन सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश किए जाते हैं और जनता के सामने या दुनिया के सामने रखे जाते हैं। अगर हम भी हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है उसका लगातार जो है पुश जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है। हिंदी को किसी तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज, UN की ऑफिशियल लैंग्वेज में अडॉप्ट किया जाए, इसके लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी पिछली जो फॉर्मर जो हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी ने भी बताया था कि हिंदी के लिए हम बहुत ही अच्छे से पुश कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे देशों का समर्थन हासिल कर रहे हैं और साथ साथ फंडिंग भी कर रहे हैं। आने वाली दिनों में हम जरूर देखेंगे कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर जो कह के गई हैं वो जरूर होगा कि हिंदी को एज अ UN लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। अब चाइना जी जो ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बाद जो है एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ, तो चाइना ने कहा कि इस जो डॉक्यूमेंट में सबको, बाकी सब तो ठीक है, मगर जो स्लोगन लिखा हुआ है उसको ऑब्जेक्ट कर दिया। अब हम बात करेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम जो है उसका मतलब क्या होता है। वसुधैव कुटुंबकम को जो है इंडिया के जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ से लिया गया है। एक महाउपनिषद होता है, वहाँ से उसको लिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। अब इसके डीप मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का अगर सीधा सीधा मतलब देखें, द वर्ल्ड इज वन फैमिली मतलब होता है। अगर हम इसके फ्रेज की बात करें, ये कहाँ से लिया गया है, तो हिंदू टेक्स्ट जो महाउपनिषद है वहाँ से इसको लिया गया है। बहुत सारी हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वहाँ पे भी जो है इसको एनग्रेव किया गया है, उसको इंक्लूड किया गया है। तो ये एक नेशनल स्लोगन है। अब जो इसको G20 में इंक्लूड करके बताया जा रहा है दुनिया को, देखो ये हमारा जो नेशनल स्लोगन के साथ साथ इसमें एक
एक तरह से इंक्लूजन भी है, इंक्लूसिविटी भी है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगर इसके और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में समझने की कोशिश करें तो वसुदेव का मतलब होता है इटर्नल रियलिटी, वसुदेवा, और कुटुंबकम का मतलब होता है फैमिली, और वसुधा का मतलब होता है अर्थ। अगर ओवरऑल मीनिंग की बात करें तो यूनिवर्स और रियलिटी इज द वन, मतलब होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे हिंदू टेक्स्ट में। फिर आप बात करते हैं कि चाइना जो है वो एंग्री क्यों हुआ। कहा जाता है कि 35,000 से वर्ड से ज़्यादा जो चाइनीज लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं। इसका बहुत सारे जो है स्कॉलर्स ने भी कहा है, रिसर्च करी है, उसमें बताया है कि हमारे जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें 35,000 वर्ड्स जो हैं वो चाइनीज लैंग्वेज में इंक्लूडेड है। इसी कारण यही कारण हो सकता है, सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि चाइना जो है इसमें एंग्री है। हम बात करते हैं विक्टर एच मायर की। ये जो हैं ये बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल हैं और साइनोलॉजिस्ट हैं। अब इसके बारे में अच्छे से मैं बता देता हूँ उनकी साइट पे जाकर के। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक एज अ प्रोफेसर के रूप में है और ईस्ट एशियन सिविलाइजेशन और लैंग्वेजेस में इनकी महारत है। इनकी रिसर्च जो है ज़्यादातर वर्नाकुलर ट्रेडिशन ऑफ चाइनीज़ फिक्शन और परफॉर्मिंग आर्ट्स में इनकी एक्सपर्टीज़ है। इन्होंने लैंग्वेज के बारे में स्टडीज़ की हैं और इनके बहुत सारे लेक्चर जो है हमारे यूट्यूब में भी पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि चाइनीज़ लैंग्वेज की जो 35,000 वर्ड्स हैं उसे जो है संस्कृत से डिराइव करके चाइनीज़ लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया है। तो इसी से पता लग जाता है कि जब इतने बड़े बड़े स्कॉलर बोलते हैं कि इतने सारे वर्ड्स का इस्तेमाल जो है चाइनीज़ लैंग्वेज में किया गया है तो अपने आप में चाइनीज़ जो है एंग्री होंगे ही, क्योंकि चाइना जो है एक डिफरेंट कंट्री है। वहाँ पे ऐसा डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे दुनिया की आवाज़ को एक तरह से दबाया जाता है, इन्फॉर्मेशन को ब्लॉकेट किया जाता है। अगर वहाँ के लोगों को ये पता लगेगा कि चाइनीज़ लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स जो है हिंदू टेक्स्ट से लिए गए हैं तो इसका मतलब है कि एक तरह से वहाँ पे एक तरह से एंगर शो होगा, अनरेस्ट शो होगा। तो इसी से बचने के लिए या फिर सच्चाई को दबाने के लिए या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि कोई देश जो है कैसे जो है इंडिया से इतना प्रभावित रहा, इतने सालों तक जो है कैसे कल्चर के इन्फ्लुएंस पे रहा। अब नई चीज़ जो है लोगों को पता लगेगी कि हमारी जो लैंग्वेज है अगर वो हिंदी इंडिया से आई है तो ऑब्वियसली बात है कि फ्यूरियस तो होना बनता है। फिर हम बात करेंगे कि नासा के बारे में। मैं अच्छे से बताता हूँ, जैसे कि आप समझ इस साइट पे जाकर के देखते हैं। अब संस्कृत को जो है नासा भी अडॉप्ट कर रखी है। अब इसके बारे में बात करें तो नासा ने जो है 1985 से इस पर रिसर्च करना चालू कर दिया था, जिसमें बताया था कि संस्कृत जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है। इस पर बहुत सारे पेपर्स को पब्लिश किया और साथ साथ बताया कि कैसे आने वाले दिनों में अगर हम इसको कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा एक तरह से यूजफुल लैंग्वेज होगी। बात करें मशीन लर्निंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें भी बताया गया कि इसका यूज जो है बहुत ही ज़्यादा मेजर होने वाला है। तो इसी प्रकार से जो है वर्ल्ड भी इसको अडॉप्ट कर रहा है और नासा ने इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी थी काफ़ी सालों पहले। अब दुनिया को एक्सेप्ट करना है। उसी तरह से यूके के स्कूलों में भी देखा जा रहा है कि संस्कृत को बहुत ही तेजी से सिखाया जा रहा है। वहाँ पे जो है किसी प्रेयर को स्टार्ट करने से पहले या फिर किसी क्लास को स्टार्ट करने से पहले 30 मिनट तक जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में जो है संस्कृत के स्लोगन की चैंटिंग होती है। तो ये दिखाता है कि संस्कृत का यूज जो है पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है और इंडिया में भी जो है धीरे धीरे जो है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ऑफर दिया गया है और हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है। उत्तराखंड के बहुत सारे स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। तो आने वाले दिनों में संस्कृत को धीरे धीरे जो अगर हिंदी के साथ मिक्स करके अडॉप्ट किया जाए तो हमारे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, मगर वर्ल्ड के लिए कोई डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि उनके लिए बिल्कुल ही नई लैंग्वेज होगी। हमारे लिए तो रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं बहुत सारे श्लोकों को हम जो है देखते हैं, बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं तो अब भी हम जो वेद के मंत्र देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमारे लिए ईजी है अडॉप्ट करना और आने वाले दिनों में अगर ये साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में आकर उभरती है तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे लिए एक एडवांटेज साबित होगा। दोस्तों ये था विषय। अगर आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा था, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें कि आप अगले कौन से टॉपिक में अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं। हम उस टॉपिक पे ऑब्वियसली वीडियो बना के देंगे।